सदा शुक्र मनावा नीवा होके हर वेले तेनू दिल दी सुनावा कदे मुख उते मेरे गल मंदड़ी ना वे हेलो 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 के ना साया दिल चलो चलो सारे बच्चे जुड़ जाओ जी जल्दी सारे बच्चे जुड़ जाओ सारे ग्रुप पे मैसेज कर दो फटाफट से कि विवेक सर आ चुके हैं फाइनली आज से हमारी जर्नी स्टार्ट होने जा रही है हो मंगा गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग लाइक गुड इवनिंग पहले फटाफट से 100 लाइक का बटन तोड़ दो ये जो अंगूठा है ना यूट्यूब वाला अंगूठा जो उन्होंने थम्स अप दिया उसको तोड़ दो मगर इतना लाइक कर दो इतना लाइक कर दो कि यूट्यूब वाले भी कहे इतनी जल्दी इतने लाइक कैसे हो सकते हैं ठीक है जी और एक शेयर का बटन दबा दो सारे ग्रुप में मैसेज डाल दो कि फाइनली आज से हमारी जर्नी स्टार्ट होने जा रही है ताकि काफी सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर ये तो लाइव प्रीमियर चल रहा है लाइव क्यों नहीं अभी बस 2 मिनट के अंदर मैं आ रहा हूँ 2 मिनट आपके सारे क्वेश्चन में आंसर दूंगा टेंशन बिल्कुल मत लो इतना फटाफट शेयर करो लाइक का बटन तोड़ दो मैं 2 मिनट आपके सामने आ गया चलो जी तो स्टार्ट करें फिर अपनी क्लास भी आ जाऊंगा आपके सामने सारी नजर अपने सामने टिका के रखो नजर मत लगा देना मेरे को नजर मत लगा देना ध्यान रखना मैं एकदम आपके सामने आ जाऊंगा चलो भाई तो फाइनली 1 2 3 स्टार्ट ओ माय गॉड गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग की हाल चाल जी वधिया हो सारे तंदुरुस्त हो फैमिली वधिया एकदम चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए जी अब बच्चे कह रहे सर आपसे नाराज हैं मेरे को बताओ भाई क्यों नाराज हो सर एक बात बताओ आपने कहा था कि 9 मार्च होली के अगले दिन शाम को 7 बजे आप लाइव आओगे यूट्यूब पे ये लाइव प्रीमियर चला दिया क्या मतलब है पहले तो मैं मतलब आपका गुस्सा झेलूं या पहले कुछ बताऊं सुनो ध्यान से रहो बच्चे रेगुलर बैच वाले उनको तो पता है कि मेरे घर में ना भी थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रही है मतलब रिनोवेशन चल रही है उस चक्कर में मेरा स्टूडियो जो है वो घर वाला वो ना मतलब काम खराब हुआ पड़ा उसका बट 1-2 दिन और लगेंगे 11 तारीख को मैं शाम को 7 बजे लाइव ही आऊंगा बस 2 दिन आपको लाइव प्रीमियर देखना पड़ेगा बट इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ आप बातें करोगे बीच में आपके सारे चैट पढ़ूंगा ध्यान रखना मैं आपके सारे बच्चों की चैट पढ़ूंगा जी ठीक है और बल्कि आपको ना मेरे को प्राउड फील करवाना है कि देखो सर हम कितनी ऑनेस्टी से पढ़ रहे हैं कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं और जब फिर वीडियो खत्म हो जाएगी कमेंट बॉक्स में सबने लिखना है कि आज की क्लास आपको समझ में आई नहीं आई सारे बच्चे लिख के जाएंगे ताकि मेरे को बाद में इतना बढ़िया लगे ना कि वाकई मेरे फैमिली के बच्चे इतने बढ़िया हैं कि वो कितने बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं ठीक है अब और ये मत सोचेंगे आपसे बातें नहीं करूंगा ये सामने एक बच्चा बैठे तो भिंडी कलर का बच्चा ये क्या नाम है इसका क्या नाम है आपका हाँ बच्चे कह रहे क्या नाम है नाम तो मेरे को पता नहीं है सामने जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं अलग अलग कलर के बैठे हैं मेरे को सबकी शक्लें दिख रही है भगवान ने मेरे को दिव्य शक्ति दी हुई है ध्यान रखना जी तो मैं सबकी शक्लें पहचान पा रहा हूँ हंसी मजाक की बात नहीं है हंसने वाली बात नहीं है जी ठीक है चलो अच्छा इधर देखो ध्यान से तो आज हमें ना क्या करनी है आज हमें जीएसटी के अमेंडमेंट्स आने में स्टार्ट करनी है और कमाल की बात देखो आज मैंने चैप्टर भी जो उठाया है चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे आईटीसी का जी ठीक है जी आज हम अमेंडमेंट्स हमें करनी है आईटीसी के चैप्टर की और अमेंडमेंट्स वैसे 8 या 9 अमेंडमेंट्स आएंगे बट हाँ जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं वो सारी के सारी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं आपके एग्जाम में कंफर्म आज की क्लास में से 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे बस ये बात ध्यान दो जी ठीक है जी तो सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे जी और एक बार ना पहले बातचीत बंद करो यार ये सारे बच्चे बातचीत बंद करो बातचीत बिल्कुल बंद करो पहले एक बार बातचीत बिल्कुल बंद करो पहले मेरे सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा यार आप पढ़ने के लिए आए हो क्या करो बच्चे कह रहे सर इनकम टैक्स की अमेंडमेंट कब से होंगी इनकम टैक्स की अमेंडमेंट कब से होंगी इनकम टैक्स की रिवीजन कब से होंगी जीएसटी की रिवीजन कब से होंगी अभी जो चल रहा है पहले वो तो देख लेना और आपको मैंने पहले भी कहा भी था मैं दोबारा बोल दूं क्योंकि ना काफी सारे बच्चे नए जुड़ते हैं तो उनको पता नहीं होता ठीक है जी तो पहली बात जीएसटी के अमेंडमेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके बाद हम करेंगे इनकम टैक्स वाले अमेंडमेंट्स करेंगे कस्टम के अमेंडमेंट्स भी करेंगे फिर हम करेंगे रिवीजन और रिवीजन आपकी इनकम टैक्स की भी होगी रिवीजन जीएसटी की भी होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी होंगे सब कुछ होगा बस आज से हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है आज से आने वाले जितने भी दिन होंगे चाहे वो 50 दिन होंगे चाहे वो जितने भी दिन बचे होंगे आपके एग्जाम तक अब मैं यूट्यूब पे ही रहूंगा जी मेरा और कोई काम नहीं है सर मैंने काम कर मैंने फैमिली वालों को बोल दिया कि अगले 2 महीने मेरे को परेशान मत करना अब मेरी फैमिली आप लोग बन चुके हो मतलब फैमिली मेरी 2 एक घर में एक आप भी है बड़ा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी आप बन चुके हो और आपको भी कमिटमेंट करनी है कि शाम को 7 बजे डेली आप यहां पे आके बैठोगे और जिस दिन कोई बच्चे मेरे को लाइव कम दिखे मैं बिलीव मैं प्राइवेट कर दूंगा फिर मत कहना कि विवेक सर ऐसे नहीं थे मतलब जितने बच्चे यहां पे लाइव आएंगे सारे बच्चे लाइव ही ज्वाइन करेंगे आपकी मेरे से वादा होना चाहिए बस ये बात ध्यान दो जी
ठीक है जी। तो अमेंडमेंट्स भी करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, रिवीजन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। बस आपने डेली शाम को 7 बजे आके बैठ जाना है। बाकी रिवीजन कंप्लीट लोग की भी होगी, सेटिंग अप क्योंकि पूरी की पूरी टीम की होगी और कंप्लीट शेड्यूल आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो। रिवीजन क्लास सारे पेपर की होंगी, चाहे वो मेरी हो, इवन आज शाम को 9 बजे अभी CMFM की भी स्टार्ट होने वाली है। तो मतलब टेंशन मतलब सारी रिवीजन क्लास आज से हमारी स्टार्ट हो जाएंगी, डे बाय डे पूरा शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा जी। ठीक है जी। चलो इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब फाइनली जो अमेंडमेंट नोट्स मैंने आपको दिए ना, वो आप चेक करोगे, सारे चैप्टर के नहीं है। उसका रीजन है क्योंकि जो अमेंडमेंट मैं आपको दूंगा वो आपके नोट्स 11 तारीख को टेलीग्राम चैनल के ऊपर आ जाएंगे। उसमें इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स भी होंगे, GST की भी होंगे। आज जो है वो सिर्फ एक टॉपिक 1 है ITC का, उसमें जो अमेंडमेंट्स आई ना वो टॉपिक 1 के अमेंडमेंट्स मैंने आपको दे दी है। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे, अमेंडमेंट क्लास कितनी लगेंगी पहले बता दूं, कितनी लगेंगी अमेंडमेंट क्लास आपकी लगेंगी, मतलब मान के चल लो कम से कम 8 या 9 अमेंडमेंट क्लास लगेंगी। ठीक है जी, कम से कम 8 या 9 अमेंडमेंट क्लास लगेंगी। मतलब ये मान लो कि 13-14 घंटे के अमेंडमेंट्स होंगी, 14-15 घंटे के अमेंडमेंट्स होंगी, ज्यादा भी हो सकती है बट इससे कम तो नहीं होंगी। ठीक है, तो हर अमेंडमेंट क्लास में भी 1 या 1.5 घंटे की होगी। आज हमारी अमेंडमेंट क्लास ज्यादा लंबी नहीं है, मतलब आप मान सकते हो 45 मिनट की होगी, 50 मिनट की होगी। रीजन क्योंकि आज मैं लाइव नहीं हूं ना, तो मेरे को पता है बच्चे यहाँ पे फिर परेशान करेंगे। ठीक है, बट हाँ 11 तारीख को जो अमेंडमेंट क्लास होगी वो प्योर मतलब लाइव आऊंगा, वो अमेंडमेंट क्लास होगी वो 1.5 से 2 घंटे की होगी जी। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो सारे बच्चे अमेंडमेंट क्लास को बहुत ध्यान से समझेंगे और ये मत कहना कि बिना अमेंडमेंट को देखे रिवीजन क्लास अटेंड कर लेंगे। आंसर इज नो। रिवीजन क्लास समझ में तब आएगी आपने अमेंडमेंट क्लास सही ढंग से देखी होंगी। ठीक है जी, चलो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। सारे बच्चे यहां पे ध्यान देंगे जी। इधर देखो ध्यान से, अभी आपके सामने आपको दिख रहे होंगे नोट्स, आपको यहां पे दिख रहे होंगे जी। नोट्स आपको दिख रहे हैं जी। ये अमेंडमेंट नोट्स कहां पे मिलेंगे? आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ जी, विवेक गाबा के नाम से, विवेक गाबा के नाम से, वीरी स्टडी के नाम से आपका चैनल बना होगा। अप्रोक्सीमेट 40,000 फैमिली के मेंबर होंगे, उसमें आप जाओगे, आप इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल के रख सकते हो और जो जो बातें मैं लिखवाऊंगा सारी की सारी बातें आपने यहां पे लिखते जानी है। ठीक है, अब आने वाले 40 से 45 मिनट कोई बच्चा बीच में बातचीत नहीं करेगा। जब बोलूंगा पार्टिसिपेट करो, आपने पार्टिसिपेट करना है। और कुछ बच्चे बेकार के आएंगे बीच में, आपको कंफ्यूज करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको इग्नोर करना है। वो कौन कौन से बच्चे होंगे? वो ये पूछेंगे बिहार से कौन है, यूपी से कौन है, केरला से कौन है, तमिलनाडु से कौन है, उनको इग्नोर कर देना। दूसरा बेकार के बच्चे कौन से होंगे? जो बार बार पूछेंगे कि भाई रिवीजन क्लास कब से होंगी, भाई ये कब से होगा, उसको इग्नोर कर देना। क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो आधा पौना घंटा आगे ध्यान से बिल्कुल पढ़ेंगे, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है जी, चलो मैं फाइनली अब स्टार्ट करने जा रहा हूं जी। इधर देखो ध्यान से, अब मैं अमेंडमेंट नंबर 1 जो डिस्कस कर रहे हैं जीएसटी में, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है जी। अच्छा, ये अमेंडमेंट क्लास CS एग्जीक्यूटिव के लिए भी है, CS प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए भी है, और अगर कोई बच्चा CA और CMA का है वो भी इसको देख लेगा। मतलब जिनके एग्जाम भी मई या जून 23 में ना, सबके लिए अमेंडमेंट एप्लीकेबल है, बस ये बात ध्यान दो। मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं दोबारा बोल दूं, सबके लिए अमेंडमेंट है। जिनके एग्जाम भी जून 23 के अंदर हैं, सभी को अमेंडमेंट देखनी है। चाहे आपने पहले पुरानी क्लास ले रखी हो, चाहे इस बार आपके एग्जाम नहीं निकले हो, ये अमेंडमेंट सबके लिए एप्लीकेबल होंगे और सबने अमेंडमेंट देखनी है, बस ये बात ध्यान दो। तो बार बार मत पूछना कि हमें देखनी नहीं देखनी। जिनके एग्जाम भी जून 23 के अंदर है, सबको अमेंडमेंट क्लास देखनी है। चलो अभी तक देखो ध्यान से। अब अमेंडमेंट 1 जो है, अमेंडमेंट 1 क्या निकल के आ रही है जी। अमेंडमेंट 1 सुनो पहले। अमेंडमेंट 1 का पहले मैं आपको बेस समझाता हूं। आप में इसको मेरे को बताएगा ITC का चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, ITC का चैप्टर याद करो। सेक्शन नंबर 16 से लेकर 19 तक के जो भी सेक्शंस थे ना, वो सारे के सारे ITC के थे। कोई बच्चा मेरे को बोलेगा सेक्शन 16 की हेडिंग क्या थी? हमने क्लास के अंदर क्या पढ़ा? सेक्शन 16 की जो हेडिंग थी वो क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ी थी? एलिजिबिलिटी। बिल्कुल सही बोल रहे हो, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग ITC। मतलब सेक्शन 16 में बात बताता है कि कौन कौन से पर्सन एलिजिबल होंगे, कौन कौन से पर्सन एलिजिबल नहीं होंगे, और जो भी पर्सन एलिजिबल होंगे वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे कि उनको ITC मिल जाएगा। अब याद करो, मैंने एलिजिबल के अंदर कहा था कि जो पर्सन GST में रजिस्टर्ड होगा, जो पर्सन GST में रजिस्टर्ड होगा वो ITC क्लेम करेगा, बट वो सेक्शन 10 वाला नहीं होना चाहिए और उसके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ना हो। मतलब अगर वो सेक्शन 10 वाला मतलब कंपोजिट स्कीम वाला वो ITC क्लेम नहीं कर पाएगा, या जिनके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा वो ITC क्लेम नहीं कर पाएगा। इनको छोड़ के जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो ITC क्लेम कर सकता है। बट फिर मैंने कहा था कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो ITC क्लेम तब करेगा अगर सेक्शन 16(2) में दी गई कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। याद करो कंडीशन कौन कौन से निकल के आ रही है। कंडीशन मैंने कहा था सबसे पहली कंडीशन है कि आपके हाथ में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। फिर मैंने कहा था आपकी फैक्ट्री में सामान आ चुका हो, आपके सप्लायर ने GSTR 1 में इनवॉइस अपलोड कर दी हो, फिर फॉरवर्ड चार्ज में आपने गवर्नमेंट को GST पे कर दिया और रिवर्स चार्ज में रिसीवर ने गवर्नमेंट को GST पे कर दिया। उसके बाद फिर मैंने कहा था कि आपने GSTR 3B की रिटर्न फाइल कर दी हो।
मतलब अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी उस केस में आप आईटीसी क्लेम कर पाओगे, नहीं तो आईटीसी क्लेम कर नहीं पाओगे। अब सेक्शन 16(2) में ही ना इन्होंने क्या किया है, अब एक नई कंडीशन यहां पे जोड़ दी है। अब वो नई कंडीशन क्या जोड़ी है उससे पहले भी सुनो ध्यान से, एक बात मेरे को सोच के बताना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब मैंने कहा आपकी कंडीशन क्या निकल के आ रही है, कंडीशन ये निकल के आ रही है कि कहां से इधर होगी ये, 2 मिनट, हाँ ये लो जी, इधर देखो ध्यान से। अब एक बात मैं सोच के बताओ, आपकी पहली कंडीशन क्या निकल के आ रही है। पहली कंडीशन मैंने कहा था कि आपके हाथ में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, आपकी फैक्ट्री में सामान आ चुका हो, सप्लायर ने GSTR1 में इनवॉइस अपलोड कर दी हो, फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर ने GST पे कर दिया हो, रिवर्स चार्ज में रिसीवर ने GST पे कर दिया हो। फिर मैंने कहा था कि आपने GSTR 3B की रिटर्न अगर फाइल कर दी, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो आप ITC क्लेम कर लोगे, प्रोवाइडेड वो 17(5) के अंदर ब्लॉक ना हो। ये सारी बातें हमने पहले पढ़ी हुई है, एक बार अगर आप नोट्स चेक करोगे ये सारी बातें आपने लिखी होंगी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें एक कंडीशन ऐड कर दी है, क्लोज नंबर BA इन्होंने यहां पे ऐड कर दिया। अब क्लोज नंबर BA इन्होंने ऐड क्या किया, याद करो, आपको मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बना के डाली थी कि आपको पता है इंडिया के जो ग्रंथ होते हैं, इंडिया के जो हमारे मतलब महाभारत है, भगवान श्री कृष्ण अगर गीता का उपदेश दिया तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि जो आदमी जैसे कर्म करेगा उसको वैसे फल मिलेंगे। यही आपने पढ़ा होगा ना भाई, जो आदमी जैसे कर्म करेगा वैसे फल मिलेंगे। मतलब अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो मुझे फल अच्छे मिलेंगे, अगर किसी के कर्म खराब होंगे उसको फल खराब मिलेंगे। बट ITC का टॉपिक एक बात कहता है कि अगर सप्लायर के अच्छे कर्म होंगे तो रिसीवर को अच्छे फल मिलेंगे, अगर सप्लायर के कर्म खराब होंगे तो रिसीवर का फल खराब होगा। मतलब सिंपल सी बात ये निकल कह रहे कि रिसीवर को ITC मिलेगा नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है सप्लायर के कर्म कैसे हैं। इट मींस अगर वो सारी बातें सही से करेगा फिर रिसीवर ITC क्लेम कर पाएगा, नहीं तो रिसीवर ITC क्लेम नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर सप्लायर ने GSTR1 में इनवॉइस अपलोड नहीं किया तो रिसीवर को ITC नहीं मिलेगा, सप्लायर ने अगर GST पे नहीं किया रिसीवर को ITC नहीं मिलेगा। तो ना सिंपल सी बात निकल क्या रहे कि अगर सप्लायर अच्छे कर्म करेगा रिसीवर को फल अच्छा मिलेगा, सप्लायर के बुरे कर्म होंगे रिसीवर को फल बुरा मिलेगा। अब इसमें एक इन्होंने कंडीशन जोड़ दी है, और कंडीशन अब ये बात कहना चाह रही है कि अगर सप्लायर के अच्छे कर्म नहीं होंगे रिसीवर को फल अच्छा नहीं मिलेगा। मतलब एक कंडीशन इन्होंने ऐसी और जोड़ दी है कि अगर सप्लायर डिफॉल्टर होगा, अगर सप्लायर के ऊपर डाउट होगा तो उसका भुगतान जो करना पड़ेगा ना वो करना पड़ेगा रिसीवर को, मतलब रिसीवर ITC क्लेम नहीं कर पाएगा। बस ये बात ध्यान दो जी। अब बच्चा ये बात कहता है कि सर इन्होंने कंडीशन में लिखा क्या है, मैं बताता हूं कंडीशन में क्या लिखा है। उससे पहले एक बात मेरे को बताओ, जब भी कोई सप्लायर GSTR1 में इनवॉइस अपलोड करता है, पहले मैं बताओ GSTR1 किसका होता है जी। सारे बच्चे ओए नालायक सीधे होकर बैठो, बिल्कुल आपको मैंने पहले कहा था, मैं आपके मैसेज देख रहा हूं जी, ये बेकार की हरकतें मत करना, ये मोबाइल नीचे रखो पहले। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रही यार, तुम्हारे करियर है, तुम्हारे एग्जाम अभी जून के अंदर है, बेकार की बातें करो। और कई बच्चों को इतने अटेम्प्ट लग चुके हैं, आपको अटेम्प्ट लगवाने रहने, मतलब अटेम्प्ट लगवाते रहने क्या आपको? या तो क्लियर बोल दो घर वालों को कि भाई हमें पढ़ना नहीं है, हम तो बेकार की बातें बस यहाँ पे यूट्यूब में घूमने के लिए आते हैं। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा तुम्हारा माइंड कितना डिस्ट्रैक्टेड है। मैं यहाँ पे अमेंडमेंट करवा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, बच्चा भाई से मोबाइल के अंदर लगा पड़ा है। इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बेकार की बातें मत करो, सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पहले मैं ये बताऊं GSTR1 जो है, GSTR1 किसका है? याद करो GSTR1 जो होता है, GSTR1 होता है आपका आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट का। GSTR1 में क्या होता है कि जो भी सप्लायर होगा वो आउटवर्ड सप्लाई करेगा, इनवॉइस अपलोड करेगा GSTR1 के अंदर। आप सारे सबने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर B2B सप्लाई है तो सारे इनवॉइस अपलोड करने पड़ते हैं। B2C में फिर वो इंट्रास्टेट में वो 2.5 लाख रुपए की लिमिट आपने पढ़ी होगी, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो वो सारी बातें हमने पहले पढ़ी है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। बस अभी ये समझो कि जब GSTR1 में इनवॉइस अपलोड हम करते हैं तो याद करो रिसीवर के ना वो GSTR2B के अंदर जाता है, और रिसीवर के GSTR2B में वो शो होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर रिसीवर क्या क्लेम करता है? ITC क्लेम करता है। अब बस गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जब सप्लायर ने GSTR1 में इनवॉइस अपलोड किए, अब अगर वो ITC रिसीवर के GSTR2B में रिस्ट्रिक्टेड ITC में शो हो रहा होगा, उस केस में रिसीवर ITC क्लेम नहीं कर पाएगा। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि पहले GSTR2B में ना रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड की कोई बातें नहीं थी। पहले GSTR2B में क्या था? रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड की कोई बातें नहीं थी। मतलब पहले सिंपल सी बात थी कि GSTR1 में इनवॉइस अपलोड किए, GSTR2B में गया, इसने ITC क्लेम कर लिया, काम खत्म। कोई ये डिफरेंशिएशन था ही नहीं कि रिस्ट्रिक्टेड है या अनरिस्ट्रिक्टेड है।
अब जो गवर्नमेंट ने क्या बोलती है, अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जब इनवॉइस अपलोड किए और अगर वो आईटीसी उसके रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी में चला गया तो रिसीवर आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। अब एक सामने बच्चा बैठा, क्या नाम है आपका क्या नाम है? रोहित। हाँ रोहित, ये बात कह रहे हैं सर एक बात बताओ भाई, रिस्ट्रिक्टेड जो आईटीसी आप बोल रहे हो तो रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी की कॉलम में कब शो होगा? तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक सेक्शन 38 बनाया है और सेक्शन 38 में गवर्नमेंट ने लिखा है कि अगर इनमें से कोई भी डिफॉल्ट अगर सप्लायर पाया गया, मतलब अगर इनमें से कोई भी बात अगर सप्लायर के अंदर पाई गई तो उसका आईटीसी हम रिस्ट्रिक्टेड में शो कर देंगे, रिसीवर आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। एग्जांपल के लिए जैसे मान लो कोई सप्लायर नया सप्लायर है और गवर्नमेंट को लग रहा है कि नया सप्लायर है और वो इतने सारे इनवॉइस कैसे रेज कर रहा है, इतने बड़े बड़े इनवॉइस कैसे रेज कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है भाई सप्लायर कोई घपलेबाजी कर रहा है, हमें लग रहा है सप्लायर पापी है, हमें लग रहा है सप्लायर फेक इनवॉइस रेज कर रहा है, हमें लग रहा है सप्लायर बोगस इनवॉइस रेज कर रहा है, तो हम ये चाहते हैं उसकी चेकिंग करना। तो अगर सप्लायर हमें डाउटफुल लग रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके आईटीसी को रिस्ट्रिक्टेड में शो कर देंगे। उसका इफेक्ट ये पड़ेगा, रिसीवर उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा जब तक वो आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड कॉलम में शो होगा। बट प्रैक्टिकल लाइफ में इसके भी रूल्स फ्रेम नहीं हुए, बट हां अमेंडमेंट आ चुकी है कि अब क्या होगा, अगर सप्लायर जीएसटीआर 1 में इनवॉइस अपलोड करेगा, अगर वो रिस्ट्रिक्टेड वाले कॉलम में चला गया तो रिसीवर आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा, अगर वो रिस्ट्रिक्टेड वाले कॉलम में नहीं गया तो फिर रिसीवर आईटीसी क्लेम कर पाएगा। ये नई कंडीशन इन्होंने इंसर्ट कर दी है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं जी, यहां पे एक बार चेक करो, देखो कंडीशन क्या है जी, यहां बहुत ध्यान से पढ़ना, देखो कंडीशन क्या है। कंडीशन निकल के आ रही है कि ए न्यू क्लोज बी ए हैज बीन एडेड टू सेक्शन 16(2) फाइनेंस एक्ट 22 टू बी द स्टिपुलेट अनदर न्यू कंडीशन फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। इट प्रोवाइड दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इज अवेलेबल टू ए रजिस्टर्ड पर्सन ओनली इफ द डिटेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट in respect of the said supply communicated to such registered person under section 38 has not been restricted। मतलब अगर वो रिस्ट्रिक्टेड वाले कॉलम में शो हो रही है उस केस में आईटीसी नहीं मिलेगा, अगर वो रिस्ट्रिक्टेड वाले कॉलम में शो नहीं हो रही है उस केस में आईटीसी क्लेम कर लेंगे। बस ये पर ध्यान दो। तो बताओ अमेंडमेंट क्या निकल के आई है? सर देखो हमारे पल्ले जो पड़ा अमेंडमेंट ये निकल के आई है कि अभी तक ना कंडीशन थी 5, मतलब मेनली 5 कंडीशन कौन कौन सी थी कि एक तो रिसीवर के हाथ में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, रिसीवर की फैक्ट्री में सामान आ चुका हो, फिर सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में इनवॉइस अपलोड कर दिए हो, और फिर हाँ फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर ने चार्ज में रिसीवर ने जीएसटी पे कर दिया हो, और फिर जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल कर दी हो। अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। बस इसमें एक नई कंडीशन जुड़ गई है कि जब सप्लायर इनवॉइस अपलोड करेगा, अगर वो आईटीसी रिसीवर के रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी में शो हो गया तो रिसीवर आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा, अगर वो अनरिस्ट्रिक्टेड के अंदर है फिर वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा। मतलब अब 2 कॉलम है, रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड। तो अगर सप्लायर डिफॉल्टर लग रहा है तो आईटीसी को डाल देंगे रिस्ट्रिक्टेड में, तो रिसीवर आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। अगर सप्लायर हमें सही लग रहा है फिर वो कहां जाएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड में, तो रिसीवर आईटीसी क्लेम कर लेगा जी। और अगर बाद में रिस्ट्रिक्टेड वाला अगर ये प्रूफ हो गया सप्लायर सही है तो फिर वो किसे शिफ्ट होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड में, फिर रिसीवर आईटीसी क्लेम कर लेगा। तो सिंपल सी बात है, फल रिसीवर को भुगतना पड़ेगा अगर कर्म खराब होंगे सप्लायर के। बस ये बात ध्यान दो जी। तो कोई गवर्नमेंट कहिए हमें नहीं पता, अगर सप्लायर के कर्म बेकार होंगे, अगर सप्लायर डिफॉल्टर लग रहा है, अगर सप्लायर चोर लग रहा है, अगर सप्लायर नकली इनवॉइस रेज करने वाला लग रहा है तो उसके भुगतान करना पड़ेगा रिसीवर को, आईटीसी रहेगा रिस्ट्रिक्टेड में और रिसीवर उस रिस्ट्रिक्टेड वाले आईटीसी का क्लेम नहीं कर पाएगा। बस ये पर ध्यान दो जी। बात समझ आ रही है? तो ये अमेंडमेंट यहां पे निकल के आई है। एक बच्चा कह रहे हैं यार भाई गाबा सर के कहने लाग रहे हैं भाई, अरे भाई के कहने लाग रहे, अरे गाबा सर एक बात बताओ यार, वो 5% वाली और वो 20% वाली जो लिमिट थी कि वो खत्म हो गई के? वो इस बार भी एग्जाम के अंदर आई थी वो, और आपने तो कहा था वो खत्म हो गई, तभी आपको ग्रेस नंबर मिला है, तभी आपको ग्रेस नंबर मिला। सर मैं बता दूं इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन गलत बना था, 5% वाला। 5% और 20% की लिमिट कब की खत्म हो चुकी है? वो लिमिट क्या थी? वो लिमिट ये थी कि अगर सप्लायर इनवॉइस अपलोड करेगा उसका आईटीसी क्लेम करोगे, जितने सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं किए उसका भी आईटीसी क्लेम करते थे। वो 5% और 20% की लिमिट थी, वो खत्म हो चुकी है। अब नया लो क्या था? नया लो ये था जितने इनवॉइस अपलोड किए उतने का आईटीसी मिलेगा, जितने अपलोड नहीं किए उसका आईटीसी मिलेगा ही नहीं, कोई रेशियो ही नहीं है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि जो इनवॉइस अपलोड किए उसमें भी दो केस बनेंगे। अगर वो रिस्ट्रिक्टेड वाले में चले गए तो रिसीवर आईटीसी क्लेम नहीं करेगा, और अगर वो अनरिस्ट्रिक्टेड वाले में गए हैं फिर जाकर रिसीवर आईटीसी क्लेम करेगा। बस ये बात ध्यान दो। सर सुनो ना, आप ना हमें एक बार क्रक्स बता दो कि क्रक्स क्या निकल के आ रहा है। क्रक्स मेरे बच्चा, मेरा बाबू, मेरा नोनू, मेरा भिंडी, मेरा शिमला, मेरा बैंगनी कलर का बच्चा, क्रक्स ये निकल के आ रहा है
कि मान लो सप्लायर है, सप्लायर ने GSTR1 में दो केस होंगे, या तो इनवॉइस अपलोड कर दिए होंगे या इनवॉइस अपलोड नहीं किए होंगे। मान लो टोटल मिला के 100 इनवॉइस हैं, उसने 80 अपलोड कर दिए और 20 अपलोड नहीं किए। अब जो 20 अपलोड नहीं किए तो गवर्नमेंट ने कहा इस 20 का तो आईटीसी मिल ही नहीं सकता, ये तो बाहर निकाल दे, इस 20 का तो आईटीसी मिल ही नहीं सकता। और जो 80 इनवॉइस अपलोड कर दिए तो गवर्नमेंट ने कहा अगर हमें डाउट हो रहा है कि 5 इनवॉइस फेक इनवॉइस हैं और 75 इनवॉइस सही इनवॉइस हैं, तो जो 5 इनवॉइस फेक इनवॉइस है ना, तो इसका आईटीसी जो है अब रिसीवर के रिस्ट्रिक्टेड वाले कॉलम में शो होगा, रिसीवर इसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। और जो आपके 75 इनवॉइस हैं वो किसमें शो हो रहे हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड वाले में, तो 75 इनवॉइस का आईटीसी रिसीवर क्लेम कर लेगा। बस ये बात ध्यान दो। तो बस अब एक नई कंडीशन ये जुड़ गई है कि आईटीसी रिसीवर के रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा अगर वो रिस्ट्रिक्टेड वाले कॉलम में शो हो रहा है जी। बात समझ में आती है जी, पक्का पक्का। तो ये हमारी अमेंडमेंट नंबर 1 निकल के आ रही है। अगर आप चेक करोगे ये नई कंडीशन इन्होंने इंसर्ट की है जी। लॉक कर दूं, पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक सिंपल सी कंडीशन जोड़ी है कि अब जो भी आईटीसी होगा वो रिसीवर के रिस्ट्रिक्टेड वाले कॉलम में अगर शो हो रहा होगा तो रिसीवर आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा, अगर वो शो नहीं हो रहा तो आईटीसी क्लेम कर सकता है जी। ठीक है, अच्छा अब यहां पे आ जाओ जी अमेंडमेंट नंबर 2 के ऊपर आओ जी। अब अमेंडमेंट नंबर 2 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इवन अमेंडमेंट 2 और 3 इन दोनों को जितना इंपॉर्टेंट मार्क करोगे उतना ही कम है। बस लिख लिख के पेज मत फाड़ देना। और मैं 100% श्योर हूं कि इस बार जून में जो एग्जाम है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के हैं चाहे वो प्रोफेशनल के हैं, और अगर वो CA/CMA वाले बच्चे उनके भी हैं, अमेंडमेंट 2 और 3 में से लिख लो। ये डेट याद रखना, 9 मार्च को सर ने कहा था इसमें से अमेंडमेंट एग्जाम के अंदर आएगी। आप लिख लो 100% आएगी। तो ये दोनों अमेंडमेंट जो है बहुत सही ढंग से पढ़ना चाहिए। एक तो पहले बच्चा, ये बच्चा जो है, हेलो मोबाइल नीचे रखा, आप मेरे डांट मत खा लेना, मैं आपको बार बार कर रहा हूं यार। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहां पे आपको देख लिया। आप मेरी बात समझो थोड़ा सा, मैं समझ लो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कई बार ना कम बोलने में समझ आना चाहिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये थोड़ा सा बंद कर दो। आने वाले 40-50 दिन जितने पड़े हैं थोड़ा सा यहां पे ध्यान दे लो सर। देखो टाइम मेरा भी है, टाइम आपका भी है, दोनों का टाइम वेस्ट ना जाए। बस आपको मैंने कहा था मेरा 11 तारीख को मैं आता, बट मैंने कमिटमेंट की थी 9 तारीख को। तो चाहे वो कैसे भी करके मुझे लास्ट रिकॉर्ड करके प्रीमियर करनी पड़ रही है, बट मैंने अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटा मैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके टाइम की भी वैल्यू है, मेरे टाइम की भी वैल्यू है। तो सारे बड़े शांति होकर देख लो। और ये दोनों अमेंडमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, ये बात ध्यान सुनना जी। अब इधर देखो ध्यान से, इन दोनों को समझाने से पहले ना एक बात मेरे को बताओ, अगर मैं आईटीसी क्लेम करना भूल जाता हूं, सोच के बताना, अगर मैं आईटीसी क्लेम करना भूल जाता हूं तो मैं आईटीसी मैक्सिमम कब तक क्लेम कर सकता हूं, बताओगे मेरे को? मतलब आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट आपने क्या पड़ी थी बताओ सारे बच्चे। कमान 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 यार, कमान प्लीज सारे बच्चे बताओ जी, आईटीसी क्लेम करने की लास्ट डेट आपने क्या पड़ी थी? हाँ बहुत बढ़िया, कितने नालायक बच्चे मेरे पास में बैठे हैं भाई। सब बच्चा कह रहा है 1 साल। इधर आ गया फटाफट से आ गया नालायक। 1 साल पड़ी थी आपने। 1 साल की टाइम लिमिट जो है वो सेक्शन 18 के अंदर थी। 16(4) में कहते हैं सेक्शन 16(4) में क्या पड़ी थी 16(4) के अंदर? अरे याद करो नालायको, अगले साल के सितंबर के मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 20 अक्टूबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर अर्लियर। हाँ वही वाली ना सर जिसमें आपने कहा था कि 1 साल का आईटीसी अगले साल की 20 अक्टूबर के बाद क्लेम नहीं कर पाएंगे। आंसर इज उसमें अब चेंज आ चुका है, उस लिमिट के अंदर चेंज आ चुका है। मतलब पहले आपने पढ़ी थी कि 20 अक्टूबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर अर्लियर, अब 20 अक्टूबर की जगह डेट चेंज हो गई है। बाकी सेकंड पॉइंट अभी भी ऐसा ही है। और वो डेट चेंज क्यों, इसका ना रीजन है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। जैसा आपको पता है कंपनी लॉ के अंदर आपने पढ़ा हुआ, कंपनी लॉ हो गया, अकाउंट्स हो गया, टैक्सेशन हो गया, जो हमारे लास्ट कंप्लाइंस होते हैं ना, तो नॉर्मली कंप्लाइंस पूरे करने का लास्ट महीना जो होता है वो नवंबर होता है, नवंबर का एंड। तो काफी सारे लोगों ने कहा कि सर आपकी डेट 20 अक्टूबर है, हमारे कंप्लाइंस की डेट 30 नवंबर तक जाती है, मतलब कंप्लाइंस हमारे पूरे होते हैं नवंबर के एंड में।
तो फाइनली गवर्नमेंट ने क्या किया, सबकी रिक्वेस्ट पे पूरे जीएसटी एक्ट में जहां जहां 20 अक्टूबर की बातें होती थी, जहां सितंबर के महीने की बातें होती थी, वहां पर डेट चेंज कर दिया। अब गवर्नमेंट आईटीसी के अंदर भी सेम बात कह रही है कि 1 साल का आईटीसी तुम क्लेम कर सकते हो अगले साल की 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की विच एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। मतलब आईटीसी कब तक क्लेम कर पाओगे, अगले साल की 30 नवंबर। अब फिक्स है, अब गवर्नमेंट ये नहीं कह रही नवंबर के महीने की रिटर्न फाइल करने की डेट, आंसर इज नो। अब गवर्नमेंट कह रही है अगले साल का 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। अब तुम यहां तक आईटीसी क्लेम कर सकते हो। मतलब अब सुना, मतलब इसका क्या निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, जैसे मान लो, अब एक बात मेरे को बताओ, ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है। बहुत ध्यान सुना जी, ये मिस्टर एक्स और ये मिस्टर वाई है। हेलो भैया, ओए अंकल, अंकल इधर, ओए मिर्ची इधर। कितना मजा आता है, एक बार हंस के दिखा दो, एक बार हंस दो ना। ओ माय गॉड, मेरा गुच्चा, मेरा बाबू, मेरा नोनू, मेरा भिंडी, मेरा शिमला, मेरा बैंगनी कलर का बच्चा। इधर देखो ध्यान से, अब एक्स है और वाई है, ठीक है जी। अब एक्स ने वाई को ना मान लो इनवॉइस इशू किया 25 नवंबर 2022 को, ठीक है जी। और इसका जीएसटी बनता है मान लो 1 लाख रुपए का, और 1 लाख रुपए का आईटीसी क्लेम करना भूल गए। अब भूल कैसे गए, वो कुछ भी रीजन हो सकते हैं। मान लो सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं किया, या उसने इनवॉइस अपलोड किया, आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाए, मतलब किसी रीजन से ये आईटीसी 1 लाख रुपए का रह गया। अब जब ये 1 लाख रुपए का आईटीसी रह गया, तो अभी तक पुरानी लॉ में क्या लिखा हुआ था कि इसका आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो। कब तक क्लेम करोगे, ए में लिखा हुआ था 20 अक्टूबर 2023, मतलब अगले साल की सितंबर के मंथ की रिटर्न फाइल करने की डेट, मतलब 20 अक्टूबर 2023, और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट। और मान लो एनुअल रिटर्न आपने फाइल की है 31 दिसंबर को, मतलब जिस दिन ड्यू डेट है ना, सेम डे आपने फाइल की है, तो 31 दिसंबर 23 को आपने फाइल की है। अर्लियर क्या बन गया, 20 अक्टूबर, तो मतलब 1 साल का आईटीसी अगले साल की 20 अक्टूबर तक क्लेम करते थे। ये आपने ओल्ड लॉ पढ़ा होगा। अब नया लॉ ये बात कहना चाह रहा है, ये डेट अब खत्म हो चुकी है, अब ये डेट खत्म हो चुकी है। अब इसकी जगह गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, ए 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट मान लो 31 दिसंबर को फाइल की है, इनमें से अर्लियर 30 नवंबर। मतलब अब क्रक्स ये निकल कर कि 1 साल का आईटीसी अगले साल की 30 नवंबर तक मैं ले पाऊंगा, उसके बाद मैं ले नहीं पाऊंगा। बस ये बात ध्यान दो जी। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बने, क्या आप गलती तो नहीं करके आओगे? हाँ जी, हेलो अंकल, सुनो 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 ना, बताओ भी, क्या आप एग्जाम में गलती तो नहीं करके आओगे? अब एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखे, सारे बच्चे एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, 1 साल का आईटीसी अगले साल की मैं कब तक क्लेम कर पाऊंगा? 30 नवंबर तक मैं क्लेम कर पाऊंगा, उसके बाद मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर पाऊंगा। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। तो अगर अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग में क्या आएगा? 30 नवंबर, और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवरेज अर्लियर, तुम्हें यहां तक आईटीसी मिलेगा, इसके बाद तुम्हें आईटीसी मिलेगा नहीं। सर सुनो ना, गाबा सर, ओए ओए गाबा, ओए ओए गाबा के बच्चे, एक क्वेश्चन हमें दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हैं जी। अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है? क्वेश्चन ही निकल के आ रहा है, जैसे मान लो मिस्टर एक्स है, वाह कितने बढ़िया कलर का पेन यूज कर रहा हूं मैं, मजा आ गया। मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को सप्लाई की है, ये सप्लाई की 18 सितंबर 2022 को सप्लाई की, ठीक है। और इसका जीएसटी जो बनता है, ये बनता है 50,000 का, और ये आईटीसी क्लेम करना भूल गया, ये आईटीसी क्लेम करना भूल गया जी, ठीक है। आईटीसी क्लेम करना भूल गया। अब क्वेश्चन ही निकल क्या रहा है कि इस आईटीसी को वो कब तक क्लेम कर सकता है? केस नंबर 1, केस नंबर 1 में इसने एनुअल रिटर्न फाइल कर दी है मान लो 5 नवंबर 2023 को, तब लास्ट डेट क्या होगी? और फिर केस नंबर 2 में इसने एनुअल रिटर्न जो फाइल की है वो फाइल किया 25 दिसंबर 2023 को। अब बताओ जी, आईटीसी कब तक क्लेम कर पाएगा? सारे बच्चे मेरे को बताओ, आईटीसी कब तक क्लेम कर पाएगा जी? सारे बच्चे, मैं 2 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं, सारे बच्चे मेरे को बताएंगे कि ये वाला आईटीसी मैं कब तक आईटीसी क्लेम कर पाऊंगा? बस मेरे को बता दो जी, बताओ जल्दी बताओ सारे बच्चे। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या तुम परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया सर।
केस नंबर 1 में क्या निकल के आ रहा है? केस नंबर 1 में क्या निकल के आ रहा है? 30 नवंबर, बहुत बढ़िया, 30 नवंबर, 30 नवंबर, क्या कह रहे हो? 5 नवंबर, बहुत बढ़िया जी। और बताओ जी भाई साहब, कई बच्चे कह रहे हैं 31 दिसंबर। बच्चे तो मैंने बहुत देखे सर, आप जैसे नालायक बच्चे नहीं मैंने देखे कभी भी। चलो दूसरे का बताओ, दूसरे का बताओ, दूसरे का क्या निकल के आ रहा है? 30 नवंबर, 25 दिसंबर, 31 दिसंबर, ये 3 डेट निकल के आ रही है। अब सुनो सही आंसर क्या है जी, अब सुनो सही आंसर क्या है। सही आंसर जो है पहले का है 5 नवंबर और दूसरे का करेक्ट आंसर है 30 नवंबर। ये दोनों करेक्ट आंसर है जी। अब बताओ किस किस के सही हैं जी। चलो शुक्र है भगवान का, कुछ तो बच्चे हैं। एक बात मेरे को बताओ यार, ये 3 आंसर आपने कैसे निकाले? अभी मैंने क्या बोला कि आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, कब तक क्लेम करोगे? अगले साल की 30 नवंबर। अब अगले साल की 30 नवंबर 2023, ठीक है जी। और फिर गवर्नमेंट ने बोला एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट नहीं, एक्चुअल डेट। तो एनुअल कब फाइल की है आपने? एनुअल फाइल की 5 नवंबर 23 को। तो इसमें से अर्लियर क्या बनेगा? 5 नवंबर 23 बनेगा ना, मतलब इसका आईटीसी में यहां तक क्लेम कर पाऊंगा, इसके बाद मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा। बस ये बात ध्यान देना जी। और सेम अगले पॉइंट में क्या निकल के आ रहा है? अगले पॉइंट में निकल के आ रहा है आपने डेट निकल के आ रहा है 30 नवंबर 23, और फिर आपने एक्चुअल फाइल की आपने 25 दिसंबर 23 को। तो अब बताओ अर्लियर क्या निकल गया? 30 नवंबर। तो सिंपल सी बात, क्रक्स क्या निकल के आ रहा है कि 1 साल का आईटीसी अगले साल की 30 नवंबर तक मैं क्लेम कर पाऊंगा, उसके बाद मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। तो यही तो आप पहले पढ़ते थे यार, आप पहले यही तो पढ़ते थे। बस चेंज ये निकल कर आए, जो 20 अक्टूबर वाली डेट थी अब वो 30 नवंबर हो चुकी है बस। बाकी एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट तो पहले भी थी, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग पहले भी था। तो फर्क बस ये निकल कर कि पॉइंट नंबर ए में अब 30 नवंबर फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने। अब कोई ये नहीं लिखा सितंबर के मंथ की रिटर्न की डेट या नवंबर के महीने की, फिक्स कर दिया 30 नवंबर जी, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहां पे एक बार आप चेक करो, देखो यहां पे क्या लिखा है जी। देखो यहां पे क्या लिखा है, तो ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड to take ITC in respect of any invoice or debit note for supply of goods or service or both after the 30th November or following the end of financial year to which such invoice or debit note pertain or furnishing the relevant annual return whichever is earlier। तो वही बात कह रहे हैं कि 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट whichever is earlier जो होगी वो आपकी लास्ट डेट बनेगी आईटीसी क्लेम करने की, ठीक है जी। अच्छा, अब जो अगली अमेंडमेंट आई है ना, ये अमेंडमेंट जो है इसे इंटरलिंक आई है। अब इस अमेंडमेंट को समझाने के लिए मुझे कुछ एग्जांपल लेने पड़ेंगे, फिर आप मुझे आंसर दोगे। और ये अमेंडमेंट जो है ना, ये डेबिट नोट के बारे में बात कर रही है। डेबिट नोट, डेबिट नोट। पहले तुम्हें बताओ डेबिट नोट कब इशू करते हैं? सारे बच्चे मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताओ। ओए नालायक, इधर देखो ध्यान से, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। सारे बच्चे लिख के मेरे को बताएंगे डेबिट नोट आप कब इशू करते हो? बताओ जी, सारे बच्चे बताओ डेबिट नोट कब इशू करते हो? डेबिट नोट, डेबिट नोट कब इशू करते हैं? डेबिट नोट ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है आईजीएसटी में, नहीं है ना कॉन्सेप्ट। निकल नया कॉन्सेप्ट आ गया, पेपर बाहर से आ गया, शायद पेपर बाहर से आ गया ना। नहीं है, डेबिट नोट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। नालायक को याद कर लो, टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर। आपको मैंने कहा था कि अगर वैल्यू कम है, वैल्यू बढ़ा के दिखानी है तो डेबिट नोट, और अगर वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू कम करके दिखानी है तो उस केस में क्रेडिट नोट की बात होगी। और याद करो क्रेडिट नोट वाले केस में टाइम लिमिट होती थी 30 सितंबर, याद आ रहा है 30 सितंबर, ठीक है। अब मैं बताऊंगा वहां की भी टाइम लिमिट चेंज हो चुकी है, बट वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। और डेबिट नोट वाले केस के अंदर मैंने कहा था गवर्नमेंट को फायदा है, और इस केस में इशू करने की कोई भी लास्ट डेट लॉ में नहीं लिखी हुई, तो डेबिट नोट इशू करने की कोई भी लास्ट डेट नहीं थी। तो बच्चा कह रहे सर क्या उसकी लास्ट डेट आ चुकी है? आंसर इज नो, लास्ट डेट नहीं। आज भी डेबिट नोट इशू करने की कोई भी लास्ट डेट एक्ट में नहीं लिखी हुई। बट यहां पे अमेंडमेंट क्या, अमेंडमेंट सुना, अमेंडमेंट क्या निकल कर आई है। अभी तो देखो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मान लो यहां पे ना ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है। हेलो अंकल, अंकल इधर 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 देखो, इधर देखो, एग्जांपल देखो ध्यान से, 2 मिनट देख लो बस, यहां पे 2 मिनट देख लो सर। एक लास्ट अमेंडमेंट है, इसके बाद सारी अमेंडमेंट छोटी छोटी है, 5-5 मिनट की है। बस ये अमेंडमेंट, इसमें टाइम लगेगा। अगर ये समझ ली ना, मैं से बता रहा हूं आईटीसी में बाकी बच्चे कुछ अमेंडमेंट बिल्कुल गिरी हुई है, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस पर टाइम लगा दो। 2 मिनट मेरी बात मान लो बस। ये एक्स है और ये मिस्टर वाई है, ठीक है नहीं। अब मान लो एक्स ने वाई को सप्लाई की है, और ये सप्लाई आपने की है जी, मान लो फॉर एग्जांपल 18 जनवरी 2023 को आपने सप्लाई की, ठीक है। और इसमें जीएसटी जो है वो जीएसटी है मान लो 1 लाख रुपए का, जीएसटी 1 लाख रुपए का है, ठीक है। और इस 1 लाख रुपए जीएसटी का ना आप आईटीसी क्लेम करना भूल गए,
अब आईटीसी क्लेम करना क्यों भूल गए? मे बी उसने जीएसटीआर 1 में अपलोड नहीं किया, या रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी में उस टाइम शो हो रहा था, या मान लो आपने खुद क्लेम नहीं किया, मतलब किसी वजह से आपका आईटीसी रह गया, आपने आईटीसी क्लेम नहीं किया। अब अगर मान लो रिस्ट्रिक्टेड में था ये, तो अनरिस्ट्रिक्टेड में आ गया, तो क्या आप आईटीसी क्लेम कर पाओगे? बिल्कुल क्लेम कर पाओगे। और अगर वैसे आईटीसी क्लेम करना भूल गए तो लास्ट डेट होती है, लास्ट डेट क्या होती है? लास्ट डेट होती है अगले साल की 30 नवंबर 2023। बच्चा कह रहे हैं सर 23 क्यों, 24 नहीं आएगा? मेरे से डांट मत खा लेना। ये 18 जनवरी 23 है, तो ये साल खत्म होगा 31 मार्च 23 को, मतलब साल मेरा कौन सा हो गया? 22-23 हो गया। तो डेट जो हमारी बनेगी वो बनेगी 30 नवंबर 23 बनेगी, ठीक है ना? तो अगला साल तो यही होगा ना, 30 नवंबर 23। और फिर गवर्नमेंट ने बोला एनुअल फाइल करने की एक्चुअल डेट, और मान लो मैंने एनुअल फाइल की है 31 दिसंबर 23 को, तो मतलब आईटीसी में क्लेम कर पाऊंगा, यहां तक क्लेम कर पाऊंगा, मतलब इसके आईटीसी को मैं इसके बाद क्लेम नहीं कर पाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुना, कहना क्या चाह रहा हूं, अब जब ये सप्लायर ने जीएसटी लगाया 1 लाख रुपए का, तो सप्लायर को बाद में पता लगा यार जीएसटी तो मैंने कम लगा दिया, भाई रेट तो ज्यादा था। तो उसने फोन किया रिसीवर को कि भाई साहब जो 1 लाख रुपए का जीएसटी था ना वो गलत लग गया, वो रेट ज्यादा था, तो जीएसटी ज्यादा लगना चाहिए था। तो रिसीवर ने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसा करो इनवॉइस में कटिंग कर दो। तो सप्लायर ने बोला भाई साहब जीएसटी में ना इनवॉइस में कटिंग नहीं होती, मैं डेबिट नोट इशू कर रहा हूं तो आपको दे देता हूं जी। तो रिसीवर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मेरे को डेबिट नोट इशू कर दो, मैं आपको जीएसटी पे कर दूंगा, फिर मैं आईटीसी क्लेम कर लूंगा। अब इसने क्या किया, इसने डेबिट नोट इशू कर दिया, मान लो 50,000 रुपए का जीएसटी कम था, और डेबिट नोट इशू कर दिया 15 मई 2023 को। पहले मुझे बताओ क्या वो 15 मई 23 को डेबिट नोट इशू कर सकता है? बिल्कुल जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या बोला, डेबिट नोट इशू करने की कोई लास्ट डेट ही नहीं होती। अब इसने डेबिट नोट इशू किया यहां पर जी। अब वाई ने कहा जी मैं आईटीसी क्लेम करूंगा, तो गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल क्लेम करो, बट डेबिट नोट इज ए सप्लीमेंट्री इनवॉइस, उसके बेस पे तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अब प्रॉब्लम ये निकल कह रहे कि वाई मान लो इसका आईटीसी क्लेम करना भूल गया, उसके दिमाग से निकल गया। तो क्वेश्चन क्या निकल कह रहा है कि वो क्या ये 50,000 रुपए का आईटीसी बाद में क्लेम कर सकता है? और अगर बाद में क्लेम करा तो कब तक क्लेम करेगा जी? अब जितने बच्चों ने पुराना लॉ पढ़ा हुआ है, ये अमेंडमेंट पहले बोल दी, अमेंडमेंट आज की नहीं है, वैसे अमेंडमेंट 6 महीने पहले की है, बट कई बच्चों को पता ही नहीं अमेंडमेंट आ चुकी है। तो दोबारा से गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया, बहुत ध्यान सुनो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब मे भी अगर आपने अमेंडमेंट नहीं पढ़ी है, पुराना लॉ आपने पढ़ा है, तो आपने ये पढ़ा होगा कि ये डेबिट नोट जिस इनवॉइस का है, वो इनवॉइस जिस साल का है, तो उसकी लास्ट डेट जो होगी ना, वही सेम लास्ट डेट जो होगी वो डेबिट नोट की भी होगी। ये बात ध्यान दो, मतलब एक्ट में लिखा हुआ था कि डेबिट नोट जिस इनवॉइस का है, वो इनवॉइस जिस साल का है, तो उसकी लास्ट डेट जो होगी वही सेम लास्ट डेट जो होगी वो डेबिट नोट की भी होगी। मतलब डेबिट नोट का आईटीसी भी आप 30 नवंबर 23 तक क्लेम कर पाओगे, इसके बाद क्लेम नहीं कर पाओगे। अब रिसीवर ने कहा सर कैसे बेकार की बातें कर रहे हो, भाई डेबिट नोट जो इशू की है, डेबिट नोट तो इशू की है, भगवान झूठ ना बुलवाए, 15 मई को जी। अब अगर 15 मई को डेबिट नोट इशू की है, तो ये साल तो हमारा 23-24 बन रहा है, और अगर ये साल हमारा 23-24 बन रहा है, तो 23-24 के मतलब अकॉर्डिंग 30 नवंबर 24 होना चाहिए। गवर्नमेंट का पागल तो नहीं है तू भाई, माना डेबिट नोट 23-24 में है, बट ये डेबिट नोट है तो 22-23 की इनवॉइस का। अब अगर 22-23 की इनवॉइस का है, तो लास्ट डेट भी क्या बनेगी, उसके अकॉर्डिंग बनेगी। तो मैंने कहा भाई साहब डेबिट नोट अलग लेके चलो, इनवॉइस अलग लेके चलो। भाई ऐसे तो अगर मान लो डेबिट नोट लेट इशू किया, फिर तो टाइम लिमिट आईटीसी क्लेम करने की बहुत कम मिलेगी, तो फिर वो कहां मिल रही है 30 नवंबर वाली। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई वो इनवॉइस की है, उस इनवॉइस के जितने डेबिट नोट होंगे उनकी भी टाइम लिमिट सेम होगी। सोच के बोला क्या प्रैक्टिकल लाइफ में हार्डशिप हो रही है, नहीं हो रही? कि आपके अकॉर्डिंग दोनों की टाइम लिमिट दोनों की अलग अलग चेक करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? आंसर इज यस ना, बस ये अमेंडमेंट नंबर 3 है। अमेंडमेंट नंबर 3 बस अब ये बात कहना चाह रही है कि डेबिट नोट की जब भी आप टाइम लिमिट काउंट करोगे, मैं दोबारा बोल रहा हूं, डेबिट नोट की जब भी आप टाइम लिमिट काउंट करोगे वो डेबिट नोट के अकॉर्डिंग काउंट करोगे। मतलब सिंपल सा क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि इनवॉइस की लिमिट इनवॉइस से काउंट करोगे, डेबिट नोट की लिमिट डेबिट नोट से काउंट करोगे, दोनों को अलग अलग लेके चलोगे। बस ये बात ध्यान दो जी। तो मतलब अगर डेबिट नोट 15 मार्च 23 को है, मतलब 23-24 में है, तो इसकी टाइम लिमिट जो होगी वो 30 नवंबर 24 होगी। यहां तक आप आईटीसी क्लेम कर पाओगे जो 50,000 रुपए का डेबिट नोट वाला है। तो मतलब आपको अभी ये चेक नहीं करना कि वो डेबिट नोट किस इनवॉइस का है, वो इनवॉइस किस साल का है, उसकी टाइम लिमिट क्या होगी, वही सेम लिमिट इसकी होगी। आंसर इज नो। इनवॉइस की लिमिट इनवॉइस से लेके चलो, डेबिट नोट की लिमिट डेबिट नोट से लेके चलोगे। अभी अमेंडमेंट आ चुकी है, आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा, प्रैक्टिकल डेट आपसे पूछ लेंगे, आप गलती करके आओगे जी। बच्चा कह सर बस एक एग्जांपल हमें दे दो और फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। सारे बच्चे हेलो भैया, ओए ओए इधर देख ले भाई,
क्या कर लग रहा है हैं? बच्चे कह रहे हरियाणवी मत बोलना करो, डर जा मैं। अच्छा डर जा मैं, कोई बात नहीं, ये भी डराऊंगा मैं। ये क्वेश्चन देखो, ये अगर आंसर दे दिया ना मान जाऊंगा कि तुमने पढ़ा है बिल्कुल जी। बच्चा कह रहा हो जाए मुकाबला, लो जी फिर हो जाए मुकाबला जी। ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है। एक्स ने वाई को सप्लाई की मान लो 15 फरवरी 2023 को, ठीक है। इसका जीएसटी बनता है 50,000 रुपए का और आईटीसी क्लेम करना भूल गया, आईटीसी क्लेम करना भूल गया, ठीक है। अच्छा अब आईटीसी क्लेम करना भूल गया तो इस इनवॉइस में मिस्टेक पाई गई, मिस्टेक पाई गई, उसका डेबिट नोट इशू किया गया, मतलब वैल्यू बढ़ानी थी, जीएसटी बढ़ाना था, और वो डेबिट नोट इशू किया 15 जुलाई 2023 को, और उस पे जीएसटी बना मान लो 20,000 रुपए का, और इसका भी आईटीसी क्लेम करना भूल गए। अब मेरे को बताओ, अब मेरे को सोच समझ के बताना। पहले तो मैं ऐसा करता हूं, यहां पे लिखता हूं ओल्ड लो, यहां पे क्या है ओल्ड लो, और यहां पे है न्यू लो, ठीक है। अब सुना ओल्ड लो में क्या था रही, ओल्ड लो में गवर्नमेंट ये बात कहती थी, जैसे मान लो ये आपका इनवॉइस है, इनवॉइस क्या निकल क्या रहा है, इनवॉइस निकल क्या रहा है 15 फरवरी 23, तो ये वाला साल हमारा 22-23 है, तो आप इसका आईटीसी क्लेम कर पाओगे अगले साल की 20 अक्टूबर 2023 तक, यहां तक क्लेम कर पाओगे, ठीक है जी। ये आपका ओल्ड लो में था। और फिर जो डेबिट नोट वाला है इसका आईटीसी आप क्लेम कर पाओगे, आईटीसी ये डेबिट नोट जो है ये इस इनवॉइस से लिंक करता है, तो इसकी लास्ट डेट जो थी वही सेम लिमिट इसकी भी है, तो इसकी भी लास्ट डेट होती थी 20 अक्टूबर 23, ये आपका ओल्ड लो में था। मतलब इनवॉइस और डेबिट नोट दोनों के अकॉर्डिंग सेम कैलकुलेशन करते थे, क्योंकि डेबिट नोट जिस इनवॉइस का है उसकी लिमिट जो होगी सेम डेबिट नोट की भी होती थी। सबसे पहला चेंज गवर्नमेंट ने किया, सुन ले भाई मेरी बात, पहले तो यहां 20 अक्टूबर नहीं है, अब 30 नवंबर 23 है, अब यहां तक आईटीसी क्लेम कर पाओगे, किसका, इस 50,000 रुपए का यहां तक क्लेम कर पाओगे। पहला चेंज तो ये आ गया। फिर दूसरा चेंज गवर्नमेंट ने बोला भाई जो ये डेबिट नोट है, ये डेबिट नोट किस साल में इशू हुआ, ये डेबिट नोट आ रहा है 23-24 में, तो अब इसकी लिमिट जो होगी ना वो इसके अकॉर्डिंग काउंट होगी, वो इनवॉइस के अकॉर्डिंग काउंट नहीं होगी। माना ये डेबिट नोट उस इनवॉइस का है, पर उसको छोड़ दो, ये डेबिट नोट अलग है, अब ये 23-24 है, तो अगले साल की 30 नवंबर, मतलब अब डेबिट नोट की लाइफ लिमिट जो होगी 30 नवंबर 2024 होगी। ये दोनों चेंज आए हैं। अच्छा अब आ गया सर समझ, मतलब अब इनवॉइस की लिमिट इनवॉइस से काउंट करनी है, डेबिट नोट की डेबिट नोट से काउंट करनी है, और उसके अकॉर्डिंग अगले साल की 30 नवंबर बनेगी। आंसर इज यस जी, ठीक है जी। तो इसी अमेंडमेंट सेकंड एंड थर्ड निकल के आई है, तो आई थिंक आपके पल्ले पड़ गया होगा। देखो जी यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, यही आपको एग्जांपल भी दिया हुआ, देखो इनवॉइस 20-21 का है, डेबिट नोट 21-22 का है, तो डेबिट नोट की लिमिट 21-22 से काउंट करोगे, 20-21 से काउंट नहीं करोगे। ये बातें आपको यहाँ पे दी है, और टाइम लिमिट वही सेम है 30 नवंबर जी। डन है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का। अब आ जाओ जी अमेंडमेंट नंबर 4। अब बिल्कुल छोटी छोटी अमेंडमेंट है, बिल्कुल बच्चों वाली अमेंडमेंट है जी। अमेंडमेंट 4 सुनना, अमेंडमेंट 4 क्या जी, अमेंडमेंट 4 एंड 5, इसको मैं अमेंडमेंट नहीं बोलूंगा, ये क्लैरिफिकेशन है। और जो बच्चे मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे जिन्होंने पहले पढ़ा होगा, उनको ये अमेंडमेंट लगेगी नहीं, वो बोलेंगे सर हमने क्लास में ऐसा ही किया था, बिल्कुल ऐसा किया था, बट कुछ लोग मानते नहीं थे तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया, तो ये अमेंडमेंट ने क्लैरिफिकेशन है। बट जिन बच्चों ने मुझसे नहीं पढ़ा या मे भी अपने पहले कहीं से पढ़े है, सेल्फ स्टडी की है, उनके लिए अमेंडमेंट है। तो सारे बच्चे बहुत ध्यान सुनना चाहिए। याद करो 17.5 जो आपने पढ़ा होगा, 17.5 में कुछ केसेस में आईटीसी ब्लॉक था। अब 17.5 में आईटीसी कहां ब्लॉक था आपको याद करवा दूं, याद करो अपना वो मोटर व्हीकल हो गया, वेसल हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, फिर फूड बेवरेज की सर्विस हो गया, कैटरिंग की सर्विस हो गया, तो काफी सारे केसेस में आईटीसी ब्लॉक किया हुआ था। और उसमें आपने एक पॉइंट ये भी पढ़ा होगा कि फूड बेवरेज हो गया, आउटडोर कैटरिंग हो गया, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस हो गया, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, उस केस में आईटीसी ब्लॉक है। अब ना लाइन में ये लिखा होता लीजिंग कोमा रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, उस केस में आईटीसी ब्लॉक है। तो लोग ना ये बात कहते थे कि यहां पे लीजिंग जो लिखा है ना, तो लीजिंग के आगे कहीं नहीं लिखा मोटर व्हीकल की लीजिंग, व्हीकल की लीजिंग और एयरक्राफ्ट की लीजिंग। मतलब उनको ये लगता था कि किसी भी चीज की लीजिंग करो, कोई भी चीज लीज पे दो, उस पे जीएसटी का आईटीसी ब्लॉक है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई लीजिंग जो है कोई भी चीज की करोगे उस केस में आईटीसी ब्लॉक है,
यहां पे ऐसा कहीं नहीं लिखा कि लीजिंग मोटर व्हीकल वेसल की हो, एयरक्राफ्ट की हो, या अपना इसकी हो, आपका जो व्हीकल मोटर व्हीकल जो निकल के आ रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई साहब लिखा तो है लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल। तो ये मोटर व्हीकल जो है ना, ये हायरिंग के साथ भी है, रेंटिंग के साथ भी है, लीजिंग के साथ भी है। डिपार्टमेंट ने कहा नहीं नहीं ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया, एक क्लैरिफिकेशन आई कि किसी भी आइटम की लीजिंग का आईटीसी ब्लॉक नहीं है। ओनली अगर मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट अगर इसकी लीजिंग का काम होगा उस केस में आईटीसी ब्लॉक है। इसको छोड़ के कोई भी चीज लीज पे दे दो, आईटीसी मिल जाएगा आपको। तो फाइनली मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि लीजिंग, हायरिंग और रेंटिंग, मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, इस केस में आईटीसी ब्लॉक है और किसी केस में ब्लॉक नहीं है। बट वो प्रैक्टिकल लाइफ में लोग बोलते थे कहां लिखा हुआ है, ये तो हायरिंग क्या लिखा है, लीजिंग के बाद लिखा ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि भाई लो को पढ़ने का तरीका समझो। और आप तो वैसे भी सामने जितने मेरे बच्चे बैठे सीएस की फैमिली के बच्चे बैठे हैं ऑलमोस्ट, तो आपसे बड़ा पूरे विश्व के अंदर कोई लो का महाज्ञानी है ही नहीं, ठीक है नहीं। तो उन्होंने कहा समझो ध्यान से लो में क्या लिखा है। देखो क्या लिखा है यहां पे, इट इज क्लैरिफाइड दैट लीजिंग referred herein refer to leasing of motor vehicle, vessel and aircraft only and not to leasing of any item। इसका मतलब क्या, accordingly availment of ITC is not barred in case of leasing other than leasing of motor vehicle, vessel। मतलब सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर लीजिंग मोटर व्हीकल की है, लीजिंग वेसल की है, लीजिंग एयरक्राफ्ट की है, उस केस में आईटीसी ब्लॉक है। इसको छोड़ के किसी भी आइटम की लीजिंग होगी उस केस में आईटीसी ब्लॉक नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया लीजिंग ऑफ मशीन। हाँ जी, ओ भाई साहब, ओ इधर नालायक, इधर देखो ध्यान से। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया लीजिंग ऑफ मशीन, क्या आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? यस मिलेगा। लीजिंग ऑफ एसी लीज पे देने का बिजनेस है, क्या आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल ब्लॉक है, लीजिंग ऑफ वेसल ब्लॉक है, लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट ब्लॉक है। इन तीनों को छोड़ के अगर कोई आइटम की लीजिंग होगी उस केस में आईटीसी मिल जाएगा जी। ये गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई करी है, ठीक है जी। अमेंडमेंट नंबर 5 पे आओ जी। अब ये अमेंडमेंट 5 जो है ना, ये भी बेकार के अमेंडमेंट है। कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने पुराना लॉ सही ढंग से नहीं पढ़ा, बट जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे उनके लिए बेकार के, क्योंकि हमने क्लास के अंदर पढ़ा था। अब प्रॉब्लम पता क्या निकल के आते हैं, कई बार तो क्लास के बच्चे भी नॉलेज टेस्ट करते हैं। कई बार क्लास में ऐसे बच्चे आते हैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब का जमाना है, इतने सारे टीचर हैं, तो कोई टीचर क्या बोल रहा है, कोई टीचर कुछ बोल रहा है, कोई टीचर कुछ बोल रहा है, बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन। और मैंने पहले भी कहा था एक बच्चा पता नहीं कितने टीचर की क्लास देख रहा है उसको खुद ही नहीं पता। और ये जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं मेरी अमेंडमेंट क्लास नहीं देख रहे, ये पहले कईयों की देख चुके हैं, 5-6 बार देख चुके हैं। फिर इनको लग रहा है चलो आरबीआई टाइम इतना फ्री टाइम है, गाबा सर की भी देख लेते हैं। अब उनको लग रहा है गाबा सर तो भाई बहुत डिटेल में करवा रहे हैं, भाई इतने डिटेल में तो हमने की नहीं है। अब सुना मैं ध्यान से, ऐसे मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, याद करो आपने 17(5) में एक पॉइंट किया होगा कि फूड एंड बीवरेज वाले केस में आईटीसी ब्लॉक था, आउटडोर कैटरिंग में ब्लॉक था, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस के अंदर ब्लॉक था, मेंबरशिप ऑफ क्लब वाले केस में ब्लॉक था, और फिर आपका था एलटीसी वाले केस में ब्लॉक था। फिर मैंने कहा था कि अगर ये सर्विस गवर्नमेंट खुद कह रही है प्रोवाइड करनी है, मतलब अरे स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, उस केस में आईटीसी मिल जाएगा। फिर अगर कोई बच्चा रेगुलर बैच वाला होगा पिछले बैच का, याद करो क्लास में एक बच्चे से मेरा आर्गुमेंट काफी बढ़ गया था, वो भाई साहब बच्चा पता नहीं मेरे पीछे पड़ गया। भाई साहब बच्चा कह रहा है सर आपने गलत पढ़ा दिया। कह रहा जिस टीचर की हमने अमेंडमेंट क्लास, मतलब जिस टीचर की हमने यूट्यूब पे देखा, हम कई टीचरों की देखते हैं, तो मैंने कहा वो दिक्कत नहीं है, किसी भी टीचर की देखो, सब टीचर अच्छे होते हैं। बट कह रहा उस टीचर ने बोला है कि ये जो आप कह रहे हो कि अगर गवर्नमेंट कह रही है ये सर्विस देना कंपलसरी है फिर आईटीसी मिल जाएगा, बट ये वाला पॉइंट तो सिर्फ पॉइंट नंबर 3 के लिए है, मतलब एलटीसी वाले पॉइंट के लिए, तो आप तो सबके लिए कह रहे हो। मैंने कहा भाई ये पॉइंट नंबर 3 के बाद जो ये प्रोविजो दी है ना, ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। वो भाई साहब बच्चा इतना अड़ गया, कह रहा नहीं पॉइंट नंबर 3 के बाद दी है तो पॉइंट नंबर 3 के लिए। मैंने कहा अगर पॉइंट नंबर 3 के लिए होती तो साथ में वो कंडीशन की तरह ऐड होती, उसके साथ में अटैच होती, ये अलग से है और ये तीनों के लिए है। बट प्रॉब्लम क्या थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। फाइनली गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया, और आई थिंक वो बच्चा मेरे सामने अगर बैठा होगा है, इधर देखो ध्यान से, नालायक को इधर देखो क्या लिखा है, क्या क्लैरिफाई कर दिया, क्लैरिफाई दैट द प्रोविजो आफ्टर सब क्लोज 3, जो सब क्लोज 3 के बाद प्रोविजो है हाईलाइटेड अबव इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ द सेक्शन 17(5)(b। आज तो एप्रिशिएट करना बनता है अपने आपको, मतलब समझ रहे हो, मतलब सर ये होता है बैरक से पढ़ने का तरीका। अब जिन बच्चों को पता ही नहीं, जो बैरक से पढ़ी नहीं, उनको क्या पल्ले पड़ेगा। मतलब सिंपल बता, वो कहना चाह रहे हैं जो ये प्रोविजो है ये सिर्फ D3 के बाद हुई है,
D3 के बाद वही है, बट ये एप्लीकेबल जो होगी होल ऑफ द 17(5)(b), मतलब 17(5)(b) जो है उसमें 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, तो ये प्रोविजो तीनों के ऊपर एप्लीकेबल होगी। मतलब अगर गवर्नमेंट ने कह दिया फूड एंड बिवरेज की सर्विस देनी है तो आईटीसी मिलेगा, अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कैटरिंग की सर्विस देनी है आईटीसी मिलेगा, अगर गवर्नमेंट ने कह दिया प्लास्टिक सर्जरी की सर्विस देनी है आईटीसी मिलेगा, अगर गवर्नमेंट ने कह दिया हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर की सर्विस देनी है आईटीसी मिलेगा, अगर गवर्नमेंट ने कह दिया एलटीसी सर्विस देनी है तो आईटीसी मिलेगा। तो सिंपल बात ये निकल कह रही है कि इन तीनों में जो भी कुछ लिखा है अगर ये देना स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है उस केस में आईटीसी मिल जाएगा। बस ये बात ध्यान दो जी। तो मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब तो मेरी बात मान सकते हो, मान लिया करो मेरी बात बच्चों, मेरे भिंडी कलर, मेरे प्याज कलर के बच्चों मान लिया करो, आपका बड़ा भाई सही बोलता हूं, ठीक है? इधर देखो ध्यान से। तो सिंपल बात ये निकल के आ रही है कि अब ये प्रोविजो जो है जहां पे लिखा हुआ है कि अगर ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय को, उस केस में आईटीसी मिल जाएगा। अब ये प्रोविजो जो है ये इन तीनों के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ पॉइंट नंबर 3 के लिए नहीं, सबके लिए एप्लीकेबल है। बस ये बात ध्यान दो जी। बात समझ आ रही? तो कोई लॉ में चेंज नहीं है, क्लैरिफिकेशन है। और पहले भी सेम लॉ था बट कुछ लोग मानते थे, अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई चाहिए हो चाहिए हो चाहिए हो, अगर ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है इन तीनों केस में आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अब आ जाओ पॉइंट नंबर अमेंडमेंट नंबर 6 पे। इस अमेंडमेंट को भी इग्नोर भी कर सकते हो। अमेंडमेंट को इग्नोर क्यों कर सकते हो? याद रहा आपको मैंने कहा था 3 फॉर्म होते पहले स्टार्टिंग में, एक तो जीएसटीआर 1, एक जीएसटीआर 2 और एक जीएसटीआर 3। फिर मैंने कहा था जीएसटीआर 2 नहीं काम कर रहा, जीएसटीआर 3 भी काम नहीं कर रहा, जीएसटीआर 3 भी है, तो 2 फॉर्म चलते हैं, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी। अब एक्ट में ना अभी भी जीएसटीआर 2 लिखा हुआ था। अब जब एक्ट में जीएसटीआर 2 लिखा पड़ा है तो प्रैक्टिकली जीएसटीआर 2 तो काम ही नहीं कर रहा। अब गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, जहां जहां एक्ट में जीएसटीआर 2 लिखा हुआ था ना बस वो खत्म कर दिया। ये छोटी सी अमेंडमेंट आई है तो अब इसको इग्नोर, देखो जीएसटीआर 2 लिखा हुआ था, अब ये इन्होंने बस यहां से कट कर दी है जी। तो अमेंडमेंट आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। कई सेक्शन में रूल नंबर इसमें जीएसटीआर 2 के रेफरेंस था तो वो रेफरेंस गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया। रीजन क्योंकि जब जीएसटीआर 2 ही नहीं है तो वो 2 लिखे भी क्या करें। तो फाइनली गवर्नमेंट ने कहा जब 2 चल ही नहीं रहा, 2 है ही नहीं, तो जहां जहां 2 लिखा हुआ है एक्ट में उसको हटा दो, क्योंकि अब 2 किसी काम का है ही नहीं जी, ठीक है? तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो जी। उसके बाद आओ जी अमेंडमेंट नंबर 7 जी। अब अमेंडमेंट नंबर 7 क्या, सुनो ध्यान से, अमेंडमेंट नंबर 7 भी बिल्कुल सिंपल है। अमेंडमेंट नंबर 7 के अंदर भी याद करो एक हमने किया था सेक्शन नंबर 16(2) आईटीसी के चैप्टर में। याद है जब मैंने कहा था कि सप्लायर अगर रिसीवर को सामान देगा, अगर वो उधार में सामान होगा तो रिसीवर को 180 डेज का टाइम मिलता है, 180 डेज का, कि 180 डेज के अंदर रिसीवर को पेमेंट करनी पड़ती है वैल्यू प्लस में जीएसटी की। और अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो फिर बाद में उसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा और विद इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ेगा। अब वो इंटरेस्ट ना वहां पे ये लिखा हुआ था कि पहली बात इंटरेस्ट के सेक्शन का और दूसरी बात इंटरेस्ट की काउंटिंग कहां से करेंगे। तो फाइनली बस वो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया। देखो क्लैरिफाई क्या किया है, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है। वो कहना चाह रहे हैं यहां पे ध्यान से पढ़ना, वेयर ए रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाई फेल टू पे द सप्लायर द अमाउंट ऑफ टुवर्ड्स द वैल्यू अलोंग विद टैक्स within the time specified in the second proviso of section 16(2), that is 180 days from the date of invoice, shall pay an amount equal to ITC availed in respect of such supply along with the interest payable thereon under section 50 while furnishing the return in form GSTR 3B for the tax paid। इसका मतलब क्या है? मतलब एक छोटी सी अमेंडमेंट ये निकल के आई है कि अगर 180 डेज के अंदर तुम पेमेंट नहीं करते तो तुम्हें आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ेगा। और कब पेमेंट करोगे? जब तुम जीएसटीआर 3B भरने के लिए आओगे ना, तो जो तुमने आईटीसी पहले गलत अवेल किया था वो भी तुम लेकर आओगे। तो याद आ रहा आपको, हमने ये क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि अगर उधार में सामान दिया, अब वो सामने वाला तो आईटीसी क्लेम कर गया और फिर उसको सप्लायर ने बोला कि भाई वो आईटीसी क्लेम कर गया, मेरी पेमेंट नहीं कर रहा, तो रिसीवर ने कहा तेरे पास 180 डेज है, अगर तू पेमेंट नहीं करेगा तो जो तूने आईटीसी अवेल किया हमारे पास लौटा, हमारे पास वापिस लेके आ। और पहले उसमें लिखा होता कि वापस कब लेके आना पड़ेगा? जब अगली आउटवर्ड सप्लाई होगी तब। अब आउटवर्ड सप्लाई कई लोग करते ही नहीं थे, अब किसी ने आउटवर्ड सप्लाई नहीं की तो रिवर्स नहीं किया। तो गवर्नमेंट ने कहा सुन, जब तू जीएसटीआर 3B फाइल करने के लिए आएगा, जब तू जीएसटीआर 3B फाइल करने के लिए आएगा उस टाइम पर तुझे टैक्स देना पड़ेगा और विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50। और रेट क्या लगेगा? एट द रेट 18% पर एनम। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है? तो अमेंडमेंट बिल्कुल बेसिक अमेंडमेंट है, छोटी सी। अब बस गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि 180 डेज के बाद पेमेंट कैसे करनी पड़ेगी? जब जीएसटी 3B फाइल करने के लिए आएगा उस टाइम पर जो जीएसटी बनता होगा वो, और जो तूने आईटीसी गलत लिया वो, प्लस में इंटरेस्ट एट द रेट 18%।
और हाँ, बाद में जब पेमेंट तू कर देगा तो आईटी से दोबारा से रीअवेल कर लियो, ये मैंने पहले भी क्लास के अंदर पढ़ा था। ठीक है, एक बार आप नोट्स चेक कर लो, 180 डेज वाले वहां पे आपने लिखा होगा जी। तो वहां पे अमेंडमेंट क्या करनी है, अमेंडमेंट बस ये करनी है कि जब पेमेंट अब कब करनी है, पेमेंट तब करनी है जब मैं जीएसटी 3B भरने के लिए जाऊंगा, तब मेरे को साथ में पेमेंट करनी पड़ेगी, विद इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट लगेगा @ 18% पर एनम जी। बात समझ में आ रही है जी? चलो अब आ जाओ जी, लास्ट अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट बिल्कुल छोटी सी बेकार की है, इसके अंदर भी वही सेम चेंज आया है कि जहां पे ना जीएसटीआर 2 लिखा हुआ था वो सारा इन्होंने गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया। बस मतलब जहां जहां जीएसटी 2 का रेफरेंस था यहां पे भी गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया। आपको याद आ रहा है बैंकिंग कंपनी वाले केस में बता 50% का आईटीसी मिलेगा और 50 का नहीं मिलेगा। भाई टोटल आईटीसी में से 50% हटा दोगे, बैलेंस 50% अवेल कर लोगे। वही देखो बात यहां पे लिखी हुई है। ठीक है जी, तो कुछ चीजें गवर्नमेंट ने यहां से देखो जीएसटी 2 का रेफरेंस हटा दिया और ये क्लोज गवर्नमेंट ने हटा दिया। रीजन क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में काम ही नहीं कर रहा अभी। ठीक है, तो बाकी सारा लोग बिल्कुल एज इट इज सेम है। देखो यहां पे क्या लिखा है, 50% ऑफ इनएडमिसेबल आईटीसी टू बी रिवर्स इन जीएसटी 3B बाय बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब यहां पे जीएसटी 3B इन्होंने वर्ड ऐड कर दिया। मतलब अब पहले क्या था कि आईटीसी रिवर्स कैसे करेंगे वो लोग में लिखा नहीं था, अब पूरे एक्ट में लिख दिया कि जब जीएसटी 3B फाइल करने के लिए आओगे ना तब तुम्हें वो टैक्स पे करना पड़ेगा। बस ये बात ध्यान दो, अपने आप वो रिवर्सल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि जब 50% आईटीसी ले लिया, 50 हटाना है, तो हटाना कैसे है, पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। कैसे पे करना पड़ेगा, जब तुम जीएसटी 3B फाइल करने के लिए आओगे तो तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये छोटी सी अमेंडमेंट है। अब सुनो ध्यान से, एक बार टोटल में फटाफट से टैक्स बता दूं। अब सुनो 5 मिनट में, अब ये 5 मिनट का है समरी, जो आज हमने 1 घंटा लगाया उसकी 5 मिनट की समरी क्या है। अमेंडमेंट नंबर 1, अमेंडमेंट नंबर 1 ये निकल के आ रही है, क्या निकल के आ रही है अमेंडमेंट नंबर 1। अमेंडमेंट नंबर 1 ये निकल के आ रही है, कंडीशन ऐड हो गई है। कंडीशन ये ऐड हो गई है कि रिसीवर आईटीसी तभी क्लेम कर पाएगा अगर उसके जीएसटी 2B में अनरिस्ट्रिक्टेड वाले कॉलम में होगा, क्योंकि अगर वो रिस्ट्रिक्टेड वाले कॉलम में है तो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। ये कंडीशन नहीं जुड़ गई है। अगला, आईटीसी क्लेम कर देंगे, टाइम लिमिट चेंज हो गई है। टाइम लिमिट क्या हो गई है, 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। फिर तीसरा, अब इनवॉइस वाले केस में इनवॉइस से लिमिट काउंट करेंगे, डेबिट नोट वाले केस में डेबिट नोट से लिमिट काउंट करेंगे। फिर अमेंडमेंट 4 क्या निकल के आ रही है, लीजिंग को क्लैरिफाई कर दिया कि लीजिंग अगर मोटर व्हीकल की है, वेसल की है, एयरक्राफ्ट की है तभी आईटीसी ब्लॉक है। अगर इनको छोड़ के लीजिंग किसी और आइटम की है उस केस में आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, फिर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि फूड एंड बीवरेज कैटरिंग सर्विस, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस और फिर हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर एलटीसी वाला। फिर एक लाइन लिखी थी नीचे प्रोविजो में कि अगर सर्विस देना ऑब्लिगेटरी है, मतलब स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, गवर्नमेंट ने कहा देनी है तो आईटीसी मिलेगा। तो कुछ लोग कहते थे ये पॉइंट सिर्फ पॉइंट नंबर 3 के लिए, क्लैरिफाई कर दिया कि ये प्रोविजो सबके लिए है। मतलब जो 17(5)B में 3 पॉइंट आ रहे हैं उन तीनों के लिए। मतलब अगर ये तीनों पॉइंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, वो देना जरूरी है, उस केस में आईटीसी क्लेम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली फिर अमेंडमेंट निकल रही है, जीएसटी 2 जहां पे भी था वो डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट अमेंडमेंट निकल कह रहे कि 180 डेज में अगर रिसीवर पेमेंट नहीं करता तो उसको आईटीसी हटाना पड़ेगा। कैसे हटाना पड़ेगा, आईटीसी की पेमेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। कैसे पेमेंट करेगा, जीएसटी 3B जब फाइल करने जाएगा उसके बाद में प्लस में टैक्स पे करेगा, प्लस में अपना इंटरेस्ट पे करेगा @ 18%। और अगर बाद में पेमेंट जब वो कर देगा उसके बाद वो आईटीसी दोबारा से रीअवेल कर लेगा जी। ठीक है, और फिर अगला पॉइंट था बैंकिंग कंपनी वाला कि बैंकिंग कंपनी वाले केस में टोटल आईटीसी में 50 हटाना पड़ेगा, 50 लेना पड़ेगा। अब जो 50 हटाना पड़ेगा वो कैसे हटाएंगे, पेमेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। कब पेमेंट करनी पड़ेगी, जब जीएसटी 3B फर्निश करोगे तब पेमेंट करनी पड़ेगी। बस ये बात ध्यान दो जी। बात समझ में आ रही है जी। तो ये सारी अमेंडमेंट थी आईटीसी के चैप्टर की। बाकी अगर कोई अगर आपको समझ में नहीं आई एक बार दोबारा से देख लेना, नहीं तो जब मैं रिवीजन क्लास कराऊंगा उसमें भी अमेंडमेंट होंगी, बट वो शॉर्ट पे होंगी और आपको और बढ़िया समझ में आएंगे अगर आपने पहले अच्छे ढंग से पढ़ा होगा जी। ठीक है जी, तो ये अब जाके हमारी आईटीसी की सारी अमेंडमेंट खत्म हो जाती हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के अमेंडमेंट करेंगे और वो करेंगे कल शाम को 7 बजे। और टॉपिक जो हमारा होगा मैं बताता हूं आपको ताकि आप पहले से रिवाइज करके आओ। नेक्स्ट टॉपिक की जो अमेंडमेंट करेंगे बताओ किसकी करें। नेक्स्ट टॉपिक जो अमेंडमेंट में करेंगे वो हम करेंगे अमेंडमेंट जो है हाँ नेक्स्ट टॉपिक की जो अमेंडमेंट करेंगे वो करेंगे पेमेंट अंडर जीएसटी।
ठीक है जी। तो पेमेंट के चैप्टर के अंदर भी अमेंडमेंट्स आई है बहुत सारी, तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एक बार अपने पहले पेमेंट वाला चैप्टर पढ़ के आने, फिर कल की क्लास शाम को 7 बजे मैं लाइव प्रीमियर करूंगा, उसमें अमेंडमेंट करेंगे पेमेंट वाली। फिर 11 तारीख को मैं लाइव आऊंगा अगेन, उसके अंदर फिर हम अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे बाकी जो आपके टॉपिक हैं, ठीक है। मान के चल रहा हूं 4-5 अमेंडमेंट क्लास लगेंगी जीएसटी में, फिर 5-6 अमेंडमेंट क्लास लगेंगी इनकम टैक्स में, फिर हमारी सारी अमेंडमेंट्स खत्म हो जाएंगी, ठीक है जी। और ये बच्चे जिनके एग्जाम जून 23 में हो या दिसंबर 23 में हो, ये दोनों के लिए ही अमेंडमेंट एप्लीकेबल है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। बात समझ में आ रही है जी। अब सारे बच्चे क्या करेंगे, एक तो लाइक बटन तोड़ के जाएंगे, ठीक है जी। और अमेंडमेंट क्लास कैसी लगी आपको, बढ़िया लगी, अच्छी लगी, कैसे लगी आपको बता के जाना, कमेंट आपने जरूर करना है। ये फर्ज बनता है आपको कमेंट करना, कमेंट के पैसे नहीं लगते नालायकों, अच्छा लगता है बस मेरे को, ठीक है जी। तो सारे बच्चे कमेंट करेंगे और सारे बच्चे लाइक ठोक के रहेंगे। फिर मिलेंगे कल शाम को 7 बजे नेक्स्ट अमेंडमेंट क्लास के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, तंदुरुस्त रहें, चुस्त रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, और बस ऐसे ही डेली शाम को 7 बजे आते रहें, इस यूट्यूब पे लगे रहें, क्योंकि पूरी मतलब मॉड्यूल 1 हो चाहे मॉड्यूल 2 हो, कंप्लीट रिवीजन क्लास जो होंगी अब वीजी स्टडी आपके चैनल पे होंगी जी, ठीक है जी। चलो ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू सो मच, बाय बाय जी, बाय बाय।